हेलो दोस्तों। मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आर पीसीएस लोअर पीसीएस आर्ट जीएस के लिए उपयोगी टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? तो इस घराने का नाम क्या है? आगरा घराना। एक बात और याद रखिएगा, आगरा घराना जो है, यहीं पर एक और घराना है रंगीला घराना। अगर मान लो पूछ रहे रंगीले घराने का संबंध किस कहाँ से है, तो आप बताएंगे आगरा घराने से है। ठीक है ना। और रंगीला घराना संबंधित कौन है? फैयाज अली खां। फैयाज अली खां। आगरा घराने को रंगीला घराना भी कहा जाता है। और फैयाज अली खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी, ये सब के सब किससे जुड़े हैं? हमारे आगरा घराने से ही जुड़े हुए हैं हमारा। इसके अलावा एक व्यक्ति है बड़े फतेह अली खान और एक है अली बख्श जरनैल खान। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान, इनका संबंध है पटियाला घराने से। इनका संबंध है पटियाला घराने से। और ध्रुपद शैली से ही अकेले कौन जुड़ा है? विष्णुपुर घराना। ध्रुपद शैली से अकेले कौन सा घराना जुड़ा है? विष्णुपुर घराना। इसके अलावा जो आगरा घराना है, इसमें स्वर और लय के महत्व पर जोर दिया जाता है। स्वर और लय के महत्व पर भी जोर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें एक दिया गया है आपका किराना घराना। जो किराना घराना है, इसका नाम कहाँ से लिया गया है? तो इसका नाम लिखा गया उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना नामक तहसील से। ठीक है ना। तो किराने घराने का नाम किस शहर से लिया गया है? शामली जिला उत्तर प्रदेश के कैराना तहसील के नाम पर लिया गया है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी, प्रभा अत्रे, गंगूबाई हंगल। ठीक है ना। और हीरा भाई बिरोडकर। तो हीरा भाई बिरोडकर, बेगम अख्तर, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे, इनका संबंध किराना घराने से ही है। अब्दुल करीम खान जो थे, वो भी किराना घराने से संबंधित थे। अब्दुल करीम खान जो थे, है ना, वो किराना घराने के प्रतिपादक थे। अब्दुल करीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण का गठन 13 सितंबर 2004 को हुआ था। गलत हो गया। इसका गठन 13 सितंबर नहीं, 13 अगस्त 2004 को हुआ था। यूपी राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन। इसके अलावा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये उत्तराखंड में, बिल्कुल ठीक है। एक बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तराखंड में। अस्कोट और बिनसर दोनों उत्तराखंड में। इसके अलावा पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम होती है। अब obvious सी बात है, अगर पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होगी, तो जो लघु ज्वार होगा वो सामान्य ज्वार से 20% कम होगा। तो सी और डी दोनों सही है। इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। पहला ही गलत था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम फास्फाइड का उपयोग टिड्डी दल के नियंत्रण में किया जाता है। गलत हो गया। एल्युमिनियम फास्फाइड का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। एल्युमिनियम फास्फाइड का जो प्रयोग होता है वो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। और एक होता है जिंक फास्फाइड, इसको कृंतकनाशी भी कहते हैं, है ना। इसको चूहा मार दवा भी कहा जाता है जिंक फास्फाइड को। फिर तो पहला वाला ही गलत है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। जबकि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहां पर किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है ना। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका उपयोग गन पाउडर बनाने में, इसके अलावा आतिशबाजी में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो कॉपर सल्फेट है, इसका उपयोग रंगाई और छपाई में किया जाता है। रंगाई और छपाई में किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जो है, वो रंगाई और छपाई के लिए प्रसिद्ध है। फर्रुखाबाद में 1907 में आपका महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। फर्रुखाबाद में ही, है ना, कामपिल्य मेला लगता है ना। जैनियों का प्रसिद्ध मेला है कामपिल्य मेला, वो कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में ही। फर्रुखाबाद का ही प्राचीन नाम क्या है? कामपिल्य है। इसके अलावा फर्रुखाबाद में जो है आपका लगता है श्रृंगी रामपुर का मेला। श्रृंगी रामपुर का मेला महाशिवरात्रि के अवसर पर वो जो है फर्रुखाबाद में ही लगाया जाता है हमारा। ठीक है ना। श्रृंग और श्रृंगवेरपुर का मेला वो लगता है प्रयागराज में। और फर्रुखाबाद में ही आपका हाथ छपाई केंद्र है। हाथ छपाई केंद्र है। इसके अलावा फर्रुखाबाद में भेड़ कुंड या भूप कुंड है, जहां पर अर्जुन ने द्रौपदी को मछली की आंख में
है ना, निशाना लगाकर जीता था। तो भेड़कुंड या भूपकुंड भी फर्रुखाबाद में ही पड़ता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्कृत की पुस्तकें प्राचीन भारतीय राजाओं की जीवनी या ऐतिहासिक वृतांत के रूप में जानी जाती हैं? ठीक है ना। तो इस प्रश्न का आंसर देखिएगा। तो दिया गया स्वप्न वासवदत्ता। जो स्वप्न वासवदत्ता है, ये महाकवि भास की रचना है। महाकवि भास का एक नाटक है, संस्कृत नाटक है स्वप्न वासवदत्ता। ठीक है ना। और स्वप्न वासवदत्ता में जो है किसका उल्लेख किया गया है? तो कौशाम्बी के राजा उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। तो स्वप्न वासवदत्ता तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें तो प्रेम कहानी दी गई ना, राजाओं की जीवनी तो दी नहीं गई इसमें। स्वप्न वासवदत्ता में कौशाम्बी के राजा उदयन की जीवनी तो दी नहीं गई है, इसलिए पहला वाला हो जाएगा गलत। तो स्वप्न वासवदत्ता महाकवि भास द्वारा लिखी गई है और संस्कृत नाटक है हमारा। इसके अलावा इसमें किसका वर्णन है? अ, अवंती के राजा चंड प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता और कौशाम्बी के राजा उदयन की प्रेम कहानी का वर्णन है। लेकिन ये पूरे जीवनी को नहीं बताता है, इसलिए ए गलत हो जाएगा। अगर ए गलत हो गया तो ऑप्शन 2 नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता और चौथा नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। हर्षचरित, ये सबको पता है, राजा हर्षवर्धन की संस्कृत में लिखी गई जीवनी है, जो बाणभट्ट ने लिखी है हमारी, जो है बाणभट्ट ने लिखी है हमारी। तो ये तो बात ठीक ही है। तो सी मुद्रा राक्षस भी प्राचीन नाटककार विशाख दत्त द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक है। मुद्रा राक्षस ना विशाख दत्त ने लिखा है। और तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दी गई है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी दी गई है। तो बी और सी हो जाएगा। विक्रमोर्वशीयम, ये भी कालिदास का एक संस्कृत नाटक है और एक रोमांटिक ड्रामा है। विक्रमोर्वशीयम एक रोमांटिक ड्रामा का नाम है। इसमें राजा पुररवा के दरबार में आई अप्सरा उर्वशी के साथ उनके प्रेम संबंधों की कहानी वर्णित है। तो राजा पुररवा और अप्सरा उर्वशी के प्रेम कहानी का वर्णन विक्रमोर्वशीयम में है। तो एक रोमांटिक ड्रामा है। शिव संग्राम जो है एक हिंदू भक्ति का पाठ है। ये हिंदू एक भक्ति का पाठ माना जाता है। इसके लेखक ज्ञात नहीं शिव संग्राम के। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का तीसरा हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व है। भाई यही हो गया गलत। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही हाथी रिजर्व हैं। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व, उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है कौन सा? तराई हाथी रिजर्व। और जो तराई हाथी रिजर्व है, ये 4 जिलों में फैला है। पीलीभीत, शाहजहांपुर, बहराइच और खीरी। पीलीभीत, शाहजहांपुर, बहराइच और खीरी, इन जगहों पर जो है ये फैला हुआ है। तो पहला ये जो हमारा गलत हो गया। फिर देखते हैं। अच्छा, इसको नाम क्या देते हैं? तराई हाथी रिजर्व। इसको तराई हाथी रिजर्व भी कहा जाता है ना। इससे पहले एक और हाथी रिजर्व था उत्तर प्रदेश में, वो सहारनपुर में स्थित था, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। तो शिवालिक हाथी रिजर्व वो सहारनपुर में था, ये पहला था यूपी का। और यूपी का दूसरा कौन सा बन गया है? तराई एलिफेंट रिजर्व, 4 जिलों में जो फैला हुआ है। ठीक है ना। और तराई एलिफेंट रिजर्व देश का 33वां, ठीक है ना, देश का 33वां हाथी रिजर्व है। तो ये हाथी रिजर्व जो है तराई हाथी रिजर्व 4 जिलों में फैला, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी। तो पहला ही गलत हो गया, तीसरा नहीं दूसरा है। एंटीबॉडी का उत्पादन बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। भारत पर विदेशी आक्रमण का क्रम, तो सबसे पहले भारत पर ईरानियों ने अटैक किया। ईरानियों के राजा डेरियस प्रथम या दारा प्रथम का अटैक हुआ। फिर इंडो ग्रीक या हिंद यूनानियों का अटैक हुआ। फिर शक राजाओं का अटैक हुआ। फिर कुषाणों का अटैक हुआ। फिर अरबियों का अटैक हुआ और फिर तुर्क अटैक हुआ। फिर बात करते हैं प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, ये 1987 में आई थी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति ये आपकी किस वर्ष आई थी? तो ये आपकी आई थी 1987 में आई थी, पहली राष्ट्रीय जल नीति। इसके अलावा
राष्ट्रीय जल मिशन कब शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय जल मिशन 2008 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन कब शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय जल मिशन शुरू किया गया है 2008 में शुरू किया गया था। तो पहली राष्ट्रीय जल नीति 1987 में थी और इसमें 2 बार संशोधन हो चुका है, एक बार 2002 में और एक बार 2012 में। तो 2012 वाली राष्ट्रीय जल नीति एकदम नवीनतम मानी जाती है हमारी। तो राष्ट्रीय जल मिशन 2008 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन 2008 में शुरू किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम 1954 में शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम 1954 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व जल दिवस वो 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस हमारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इतनी बातें और इसके अलावा एक बात और याद रखना, किस एसडीजी में स्वच्छ जल की बात की गई है? किस एसडीजी में स्वच्छ जल की बात की गई? तो एसडीजी नंबर 6, एसडीजी नंबर 6 में स्वच्छ जल प्राप्त करने का लक्ष्य है हमारा। तो किस एसडीजी में स्वच्छ जल प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो आपका आंसर आएगा एसडीजी नंबर 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजातियां दी गई, एक तरफ उनका देश दिया गया है। यूपी की जनजाति मैक्सिको में है, गलत। मैक्सिको में माया जनजाति पाई जाती है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में माया जनजाति पाई जाती है। जबकि जो यूपी की जनजाति है ये आपका रूस में पाई जाती है। ठीक है ना। ये आपका कहाँ पाई जाती है? ये आपका रूस और अलास्का वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यूपी की जनजाति रूस और अलास्का वाले क्षेत्र में पाई जाती है। फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका के में ही पाई जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है हमारा। इसके अलावा सकाई सेमांग जनजाति ये मलेशिया में है। सकाई और सेमांग जनजातियां ये दोनों की दोनों जनजातियां कहां पर हैं? ये दोनों की दोनों जनजातियां आपकी पाई जाती हैं मलेशिया में, सकाई और सेमांग। और बंटू या बंटू जनजाति, तो बंटू या बंटू जनजाति आपकी पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। एक जनजाति करो वेद्दा, ये भी याद रखिएगा। जो वेद्दा जनजाति है ये श्रीलंका की जनजाति है। वेद्दा कहाँ की? श्रीलंका की जनजाति है। और बद्दू, बद्दू सऊदी अरब की है। तो बंटू या बंटू ये पूर्वी अफ्रीका की है, वेद्दा श्रीलंका की है और बद्दू सऊदी अरब की है। और एनू जापान की है। एनू कहाँ की है हमारी? एनू हमारी जापान की है। और खिरगिज, खिरगिज मध्य एशिया में पाई जाती है। खिरगिज कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में पाई जाती है। इसके अलावा नुबा, नुबा जनजाति सूडान में पाई जाती है। नुबा कहाँ पाई जाती है? सूडान में पाई जाती है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और बुस्मैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में बोत्सवाना में पाई जाती है। मसाई जनजाति ये केनिया और तंजानिया में है। मसाई जनजाति कहाँ पर है? अफ्रीका के केनिया और तंजानिया में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति ये कांगो क्षेत्र में पाई जाती है। ये हमारी कांगो क्षेत्र में पाई जाती है। और यूपिक जनजाति पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का में पाई जाती है। इसके अलावा यूकागीर, यूकागीर, यूकागीर जनजाति साइबेरिया है ना, रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है यूकागीर। और लैप्स जनजाति फिनलैंड और स्कॉटलैंड में पाई जाती है। लैप्स कहाँ पाई जाती है? फिनलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य में जो है पाई जाती है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें। एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही है जल जीवन मिशन के संदर्भ में। जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जल जीवन मिशन योजना कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 2019 के आसपास प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति कराना 2024 तक। तो पहला कथन दिया गया है इसका उद्देश्य या जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 25 लीटर नल का पानी उपलब्ध कराना। गलत, 25 लीटर नहीं है ये 55 लीटर है। 55 लीटर नल का पानी प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन उपलब्ध कराना उद्देश्य है, ना कि 25 लीटर। और गोवा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कलेक्शन प्रदान करने वाला पहला हर घर जल राज्य बन गया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय है ना, जो ये योजना है ना, के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। तो ये भी बात ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब आपको पता कि दूसरा गलत था तो एक हो नहीं सकता, दूसरा होगा नहीं, है ना। और
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। तो ये थे हमारे आज के सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।